हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं शशांक चौबे। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स सेशन। सो वेलकम टू द चैनल स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज से मैं आपको करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस टीच करने वाला हूँ। हम बेसिकली करंट अफेयर्स लेकर जो चलने वाले हैं वो इन सब एग्जाम्स के लिए रहेगा आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूजीसी, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सब में करंट अफेयर्स की मान्यता बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा, अगर हम लोग सिविल सर्विस की बात करें तो उसमें मेजॉरिटी पोर्शन जो है 50 to 80% आप मानिए उसमें करंट अफेयर्स ही आता है। एंड इफ समवन इज हैविंग अ बेस इन स्टैटिक एंड डायनामिक, सो ही और शी विल एस द एग्जामिनेशन फॉर श्योर। आज के बाद से मैं आपको करंट अफेयर्स की जर्नी में लेके चलना चाहता हूँ। मेरा नाम है शशांक चौबे। I've done my graduation from Delhi University in English Honors. मेरे पास 3 years and more का experience है। I have taught many of my students and who have cleared the examination as well. मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए जैसे कि यूपीएससी 2020, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएपीएफ। सो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन कि करंट अफेयर्स को हम लोग टैकल कैसे कर सकते हैं। द मेन थिंग इज दैट हमें फिल्टर करना आना चाहिए कि क्या एग्जाम में हमें नहीं पढ़ना है। Once we got to know that what we have to study actually, so it becomes really easier for us, right? हम लोग इस करंट अफेयर्स के सारे क्लासेस में ये जानेंगे कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे बेसिकली क्या करते हैं कि वो क्या नहीं पढ़ना है उसके पीछे जाते हैं, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टडी। मेरी जो प्रोफिशिएंसी है वो मेरी PSIR में है, विच इज़ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मॉडर्न इंडिया, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। वन मोर थिंग बिफोर वी प्रोसीड अहेड। साइंस एंड टेक की मैं अगर बात करूँ आप लोगों से स्टूडेंट्स, तो संडे का जो सेशन होता है ना, जो संडे का द हिंदू का सेशन होता है, ठीक है, आप ये लगा लीजिए कि 80% का जो साइंस का पोर्शन है वो यहां से कवर होगा आप लोगों का। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के लिए। आपको कोई भी बुक रेफर करनी है वो आप कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट व्हाट आई फील कि स्टैटिक बुक्स के साथ साथ आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग साइंस एंड टेक को भी कवर इस क्लासेस में करना चाहेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। गाइज, ये मंडे के कुछ टॉपिक्स हैं द हिंदू के जो मैंने अपने आप से टाइप किए हैं और कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए फिल्टर आउट किया है। बेसिकली क्या होता है, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ हाउ स्टूडेंट्स एक्चुअली रीड द पेपर नाउअडेज। द हिंदू का पेपर होता है, इसमें कुछ कुछ आर्टिकल्स होते हैं। वी डोंट नीड टू गो थ्रू अल्फा टू ओमेगा टू ईच एंड एवरी सबसेक्शन ओवर हियर। मतलब कि हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या फिल्टर आउट करना है। तो ये जितना भी कंटेंट मैं आपके लाया हूँ मंडे का, ये सब आपका फिल्टर आउट कंटेंट है। मतलब कि जो न्यूज़ है उसके अलावा और क्या नॉलेज हो सकती है एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये न्यूज़ में बहुत चल रहा है आजकल। हम लोग एक्चुअल न्यूज़ की तरफ ना जाकर हम कहीं और जाते हैं, कहानियों के पीछे जाते हैं कि वो कैसे हुआ, वो डिसक्वालीफाई कैसे हुआ, कहाँ है, हमें उसमें नहीं जाना। हमारा बेसिक होना चाहिए कि उसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं, किस आर्टिकल के तहत किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिसक्वालिफिकेशन होता है और वो कैसे वापस आ सकता है। सो विल ट्राई टू फोकस मोर अपॉन दैट एस्पेक्ट एज वेल। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। The first topic is new troika for India's northeast region. So this is the topic which comes under the international relations, and guys, as we know that this topic comes under your GS paper 2. So international relation अगर कोई स्टूडेंट है जिसका ऑप्शनल है IR इन UPSC सिविल सर्विसेज, तो उसके टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now we'll try to understand that what is the current geopolitics as per the Troika. Troika में क्या क्या है, we'll try to understand what is BJI,
we'll try to understand the continental dilemma. What is continental dilemma? Moreover, we'll try to focus more on the aspect of Indo-Pacific region. So once again, this comes under your GS paper 2, which is your international relations. Secondly, if I talk about the European Union's new crypto legislation, which is under your GS paper 2, and it could come under your GS paper 3 in terms of economy. So ये आपका दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 and GS3 के लिए भी. Now coming on to the next topic, this is topic number 1, this is 2, this is 2, this is 3. The fourth one is the India's population, boon or bane. The most important topic of the day. हम लोग बहुत लोग जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट्स इंक्रीजिंग डे आफ्टर डे, एंड वी आर अबाउट टू, और आई वुड से वी आर नाउ द टॉप मोस्ट नेशन इन द वर्ल्ड हु हैज सच अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या ये अच्छा है या बुरा है? देखिए गाइज, क्या होता है कि हर एक पहलू का अच्छाई भी होता है और बुराई भी होती है, बट हमें इसमें ये देखना है कि पॉपुलेशन हमारी तरह से एसेट है. तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि पॉपुलेशन कैसे एक एसेट हो सकती है, वो कैसे इकोनॉमी में एक ग्रोथ दे सकती है. We'll look after for that soon. And at last but not the least, there are some important places in the news and plus mapping. Plus इसके अलावा we have a slide of miscellaneous, जहाँ पे कि hot topics, जैसे कि I just told you about the member of parliament, कि member of parliament का जो disqualification होता है वो न्यूज़ में बहुत चल रहा है अभी इस वक्त. क्वाड हो गया, AUKS हो गया, इंडिया चाइना का जो अभी एग्रेशन चल रहा है रिलेशनशिप्स में, उसको क्या हम कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हमारे लिए कंटेंट है. विल गो थ्रू ऑल दीज एस्पेक्ट्स वन आफ्टर अनदर. Let's move on to our first topic of the day. India's population, boon or bane. So let's study line after line. China is projected to hand over the baton of the most populous country to India by mid of 2023. But for India, there are greater prospects for demographic advantage than serious concerns. The country must focus on reaping the available demographic dividend. मतलब कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हम कैसे यूज कर सकते हैं in order to have a growth in the nation. Growth in the nation. So as we know that human resource, the HR or human resource is actually an asset. This is an asset, okay? And if this asset would have been used in a positive way, then the country could have been grown much bigger in size in terms of economy. So हमें इस एसेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? देखिए, किसी भी नेशन की बात करें तो उसमें पॉपुलेशन होती है, ठीक है? नाउ दैट पॉपुलेशन, if it is given proper education, then this could prove in employment, because as we know that employment के लिए
अभी हम लोग का जो देश है वो बहुत पीछे है, लेकिन हम लोग को इसको आगे बढ़ाना है। सो जो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो सारी इसमें आएंगी और इसलिए हमारा जो नेशन है वो आगे की ओर बढ़ेगा। नाउ जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक तरह से एसेट है। सो अगर हम इस एसेट को यूज करें तो हम ये जानते हैं कि अगर हम एसेट को यूज करेंगे तो हमारा कंट्री ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ इस एसेट के लिए हमें बहुत सारे इनपुट्स भी देने होंगे, जिसके लिए हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एसेट मतलब कि पॉपुलेशन। Now this population should have education, should have basic necessities like clean drinking water, hygiene perspective, etc. So ये सब अगर चीजें हैं तो ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये हमारा एसेट है। ठीक है। Now let's look on to the next paragraph. We are the biggest and growing economy, hence we can use the demographic dividend. This could come in the question. Mark my words, guys. This is a really important concept. What is demographic dividend? So, आज के लिए let's have a proper interaction session as well. So, I want to give you this as a part of your homework, or you can say as a part of your assignment. So please write down in the comment section what is demographic dividend. मैं आंसर्स आप लोग के चेक करना चाहता हूँ, and the best answer will be given a like and I'll come to my next class और मैं उस कमेंट को डिस्कस करूँगा अपने नेक्स्ट क्लास में. So we can use the demographic dividend in a positive way. For example, recent Apple store opened in India. This will make India an attractive venue or attractive place as our population will have more purchasing capacity. Subject to मतलब क्या होना चाहिए? Subject to employment and education, as human resource is an asset rather than a liability if used in a positive aspect. Tim Cook, recent CEO of the Apple, he recently has inaugurated one of the Apple stores in Mumbai. Why this is being done? Why the most of the companies are moving away from China or from other countries and they are coming to India? Why? The reason being कि हम लोग एक growing economy है, और बहुत सारी जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दे आर समवे समहाउ ट्राइंग टू सी कि अगर इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है तो हमें अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहिए. एंड मोर ओवर हम लोग की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो हम लोग की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने भी ये बात अपने बजट में कही है कि हम लोगों ने कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा कम किया है. उस वजह से हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आके अपना निवेश कर रही हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है. सो the recent Apple store, now this is just a part of an example. If any one of you is interested in writing the answers, so he or she can add this point, ठीक है, that the recent example which is the which is the Apple store. So जो अभी recently Apple store open हुआ है, ये क्यों हुआ है, किस reason से हुआ है, this would come under you GS2 or GS3. So if anybody is writing the answer, this could be given as a part of example, because the more example you will write, the better marks you will fetch. ठीक है. और यही नहीं, अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि साकेत में भी जो एप्पल स्टोर है वो ओपन होने वाला है. तो लेट्स सी क्या होता है. वैसे इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात है. हम लोग को आज से 30 ईयर्स पहले मतलब वो हमारी मार्केट में प्लेस नहीं थी जो आज है, तो थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर मैं बात करूं
ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. सो ह्यूमन रिसोर्स इज एन एसेट rather than liability if used in a positive aspect. That means अगर इस पॉपुलेशन को एजुकेशन दी जाए, इस पॉपुलेशन को अगर बेसिक नेसेसिटीज दी जाए, हाइजीन दिया जाए, सो दिस कुड प्रूव इन अ पॉजिटिव वे. और जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है गाइस, ये एक साइन अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है. अच्छा कैसे है? वी हैव जस्ट गॉन थ्रू दिस पोर्शन राइट नाउ. नाउ व्हाई दिस इज नॉट गुड? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो? आई विल गिव यू एन आइडिया. सी, resources are limited. Resources are limited. Now if we look onto the concept of demand and supply, demand and supply, so we all know the basic concept or the basic idea behind this concept, that the rise in demand if decreases the supply, then there are the chances of conflict. Always remember this concept. डिमांड बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन किसी भी XYZ किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, ठीक है, और उस कंट्री में XYZ किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत होंगे. दैट कंट्री कुड नॉट परफॉर्म गुड इन हैप्पीनेस इंडेक्स, और जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे कंपटीशन भी होगा. कन्फ्लिक्ट वर्सेस कंपटीशन, कंपटीशन वर्सेस कन्फ्लिक्ट. सो इसके लिए क्या किया जाए? पहली चीज तो ये कि जो भी हम लोग के पास रिसोर्सेज हैं उन लोग को हम लोग जुडिशियली यूज करें, ठीक है. मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम सबको रिसोर्सेज मिलने चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी एक को रिसोर्सेज मिल रहे दूसरे को नहीं मिल रहे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. नाउ let's look on to the another concept. And guys, if you have any doubt, anything in your mind, you can simply go to our comment section and you can comment over there. My team and I would be more than happy to see that. और जैसे ही टाइम मिलेगा मेरे को, मैं ज़रूर से उस कमेंट्स को रीड करूँगा अपने लाइव क्लासेस में जो कि आने वाले होंगी. All right, let's look on to the next concept. Population growth, size, composition. Population in itself is not a burden, as we have already talked about. Instead, it is the nature of population growth, size, and its composition that decides when a population becomes a resource or a population becomes a burden. So how a resource, we discussed about the concept of asset. How a burden, concept of liability. Population is a resource as long as a country's carrying capacity is intact. Carrying capacity is not just per capita availability of natural resources. It is dynamic concept which changes according to the changes in technology. Now, what is carrying capacity? See, पेपर को पढ़ना ऐसा नहीं है कि हम रीड कर रहे हैं. We are trying to get the topics from over here. For example, carrying capacity. इस टर्म का क्या मतलब होता है? Let's understand about the carrying capacity. Carrying capacity. Now, how much an individual is capable, I repeat, how much an individual is capable
of investing or in purchasing so that the per capita income or the GDP could rise. That is the carrying capacity of an individual. And if I talk about the at the national level, so at the national level कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि कितना कोई इन्वेस्ट कर पा रहा है, कौन कितना अपनी जेब से खर्च कर पा रहा है, किस लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. नाउ या it is dynamic concept, which means it keeps on changing, which changes according to the changing in technology, the efficiency of production, consumption system of a country. वही बात आ गई, डिमांड एंड सप्लाई का रूल आ गया दोबारा से. Provided if we are making our population so that it could be benefited. What do we mean by making our population? Making our population as in if we are educating our population, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितनी भी स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम हो गई, फिर आपकी स्कीम होगी जैसे कि मनरेगा स्कीम हो गई, ये सारी जितनी भी स्कीम्स है ये कहीं ना कहीं अपने नेशन बिल्डिंग में काम आ रही है. एंड फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारा इंडिया, हमारा देश इससे बहुत आगे बढ़ेगा. नाउ सो इंडिया हैज़ द पोटेंशियल, देयर इज नो डाउट इन दैट, देयर इज नो डाउट दैट इंडिया हैज़ द पोटेंशियल. वी are the growing economy in the world. We are the India. हम आगे कुछ सालों में बहुत ग्रो करने वाले हैं. Thanks to our schemes, the worldwide for consumption and demand, more than demand, more the supply and more the GDP of a country. Therefore, many tech companies, for example, we just saw the example of an Apple Store, to replace from other countries to India so that they could benefit the Indian economy. Now, न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे उसमें एप्पल स्टोर का लगा होगा फोटो, ठीक है, एप्पल है, एप्पल इंडिया में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है. बट क्या किसी ने कभी ये कंसेप्ट पे ध्यान दिया कि एप्पल स्टोर से हम कैसे जीडीपी को लिंक कर सकते हैं? क्या कभी किसी ने सोचा था कि इसमें डिमांड सप्लाई कैसे आ सकता है, इसमें ये कंसेप्ट कहाँ से आ सकता है, रिसोर्स वर्सेस बर्डन? तो ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है. वंस वी रीड द न्यूज़पेपर वी आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग ऑन दीज टॉपिक्स फॉर यू. ठीक है, सो इट इवेंचुअली बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू कि आप बैठ के अपना नोट्स बना लीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पेपर एफर्ट घूमेगा. सो पेपर आप लोग रीड कीजिए, बहुत अच्छी बात है, बट इफ इट कम्स टू नोट मेकिंग देन यू कैन रेफर दिस PDF. नाउ GDP. What is GDP? It is the number of goods and services that are produced in a country in a given year. So this is the definition of GDP. Now आप लोग को चीज़ों को लिंक करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, कि चीज़ों को लिंक कैसे किया जाए. ठीक है, सो जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा. सो इवेंचुअली वी विल सी दैट हम आपके लिए बहुत सारे न्यू टॉपिक्स लेकर आएंगे. ठीक है, नाउ let's move on to our next topic. Acha, before changing the slide, let me know that it's a small work for you. I hope you will do it. In the comment section, just write down the names of central government schemes which provides
which provides boost to the Indian economy. So आप लोगों को एक स्कीम लिखनी है with the education, एक स्कीम लिखनी है with the hygiene. ठीक है, just name these two schemes. कोई भी, it could be anything of your choice. आज से 3-4 years पहले I still remember that I was in my second year of my college, और उस समय बहुत बात चल रही थी कि एप्पल आएगा इंडिया में, बट कुछ मतलब था नहीं पक्का कि कब आएगा, कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ सकती हैं, बट नाउ इट इज़ पॉसिबल. So thanks to Indian government and thanks to Honorable Finance Minister. Now, let's look on to our next topic, which is new troika. I'm sorry. New troika for India's northeastern region. New troika. So let's understand about this term first. Troika. This means the collection of three. Now, कोई भी चीज अगर तीन जोड़े में आएगी तो that will be called as troika. Now, why we are referring this in our international relation topic? The reason being, guys, there is a topic which is in hot news these days, which is BGI. I hope you can see this font, BGI, which is Bangladesh, Japan and India. Bangladesh, Japan and India. So if you look to this image, I know it's kind of not clear, it's blurred, but try to comprehend it. So यहाँ पे if I talk about, this is the India and this is the, यहाँ पे बांग्लादेश है इस रीजन में. ठीक है, लेट्स फोकस अपॉन दिस रीजन नाउ. यहाँ बांग्लादेश है आपका, इस तरफ कुछ जापान पड़ेगा इस तरफ को, ठीक है, एंड इंडिया ये है ही. ठीक है, सो दिस ट्रोइका, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, हम इस रीजन की बात करेंगे, इसकी. नाउ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज टू बी एक्सटेंडेड. मतलब कि जो हमारे 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स स्टेट, kindly let me know in the comment section what are these 7 sister states. Let's see who comments that first. जितने भी अपने 7 sister states है गाइस, हम उस पे अपनी कनेक्टिविटी कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं. अच्छा, why we are more interested in our northeastern states? First, it is really important for our Indian demographic. Why? Because this region has lots and lots of minerals and resources. Now, if I talk about these 7 sister states, ठीक है, यहां पे हमें चाहिए कनेक्टिविटी. ठीक है, now it will be a new power block creating a power vacuum. Now, इसका क्या मतलब हुआ? Let's understand. So, if I draw this map, ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया. फिर यहाँ पे आपका इंडो पैसिफिक, फिर दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, नाउ दिस रीजन, यहाँ की बात हो रही है. सो इफ यू विल हैव अ क्लोजर लुक टू द मैप ऑफ इंडिया,
Okay, this is not the actual map, this is just to refer for the educational purpose. ठीक है, सो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ जाके ये 7 सिस्टर्स होते हैं. ठीक है, ये जो एरिया है ना गाइस, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल रीजन, सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी एंड ट्रेडिंग एस्पेक्ट से भी. सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड ट्रेडिंग एस्पेक्ट, हाउ, लेट्स सी. सो दिस रीजन, ये जो रीजन है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द चिकन्स नेक. चिकन वो खाने वाला नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट द नेम. ठीक है, नाउ ये रीजन है. नाउ अगर आप लोग खुद सोचिए कि इफ एनी कंट्री हैज द पावर, अगर कोई यहाँ से ब्लॉक कर दे ये रीजन, सो यहाँ का और यहाँ का कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा. सो अल्टीमेटली दिस रीजन, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दिस बिकम्स रियली 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 स्ट्रैटेजिक, really strategic. So Indian government is trying to have better connectivity with the northeastern states. Now इसके लिए this BJI, which is Bangladesh Japan India corridor, or I would say BGI initiative, has been taken. Now let's understand about the power vacuum. What do we understand by this term power vacuum? Now guys, बहुत ही सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे कोई भी अपना रिसोर्स बहुत सारे हैं, ऑब्वियस सी बात है. सो चाइना हो गया और भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज हो गई, दे विल इवेंचुअली हैव दिस हैबिट कि हम लोग इसको एंक्रोच करें. ठीक है, हम लोग इसको एंक्रोच करें, जो कि सही नहीं है, पहली बात तो. दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे पावर ब्लॉक डेवलप होता है, सो हम लोग के लिए चीज़ बहुत ही ठीक नहीं होगी. कैसे, आई टेल यू नाउ. सो आई टेक फॉरवर्ड आफ्टर द चिकन स्नैक एरिया. ठीक है, सो ये जो एरिया है इंडिया का, दिस इज कॉल्ड द चिकन स्नैक. नाउ हम जानते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई भी कंट्री यहाँ पे अपना दबदबा बनाना चाहेगी, ऑब्वियस सी बात है. सो इन ऑर्डर टू काउंटर दैट स्ट्रैटेजिक टेक्निक, वी नीड समवन, वी नीड द ऑर्गेनाइजेशन, वी नीड द टीम. सो BJI का मेन इनिशिएटिव, अगर मैं कहूँ, BJI का जो मेन इनिशिएटिव है, दैट इज टू काउंटर the territorial aggression. This could come in UPSC exam कि what is the main idea, or what is the brainchild, or what is the what is the main motive of this BGI troika. So to counter the territorial aggression, ठीक है, कोई भी country XYZ, I'm not naming any country over here, कोई भी country XYZ, if it is trying to overpower or encroach our Indian boundary, so उसके लिए ये इनिशिएटिव है जो कि एज अ टीम वर्क काम करेगी. नाउ यहाँ पे इंडियन पावर वैक्यूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. अगर यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस रहेगी तो ही हम जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो ये वाला एरिया था अपना चिकन स्नैक का एरिया, हम इस पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे पाएंगे. जापान इज इन्वेस्टिंग मोर ओवर हेयर. जापान यहाँ पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यहाँ पे इवन गोल्ड की माइंस भी देखी गई है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लिथियम हो गया आपका. सो कैलकुलेटिवली अगर मैं देखूँ तो ये रीजन बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है. दिस इज द रिसोर्स रिच रीजन. सो अल्टीमेटली कोई भी कंट्री इसमें आके अपना इंटरेस्ट शो करेगा ही करेगा. नाउ
It is advantage as India and Japan could be partner here and can counter the maritime overreach by any country. So there's a topic or there's a concept which is, I'll tell you, one second, which is continental dilemma. What do we understand by this topic is that any country, for example, let's take example of China, ठीक है? China का example मैं इसलिए ले रहा हूँ because it is fresh these days. Now, क्या होता है कि China is actually creating a sort of mindset that अगर वो इस region में, जो ये वाला region है, ये region देखिए, ये वाला, ठीक है? जो ये रीजन है, अगर वो इसमें अपना टेरिटोरियल इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, जो कि बढ़ा भी रहा है, यू नो द एग्जांपल ऑफ BRI, ठीक है, द एग्जांपल ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. सो इसमें क्या होता है कि चाइना इज एक्चुअली फाइंडिंग इट्स वे इन ऑर्डर टू कवर द होल यूरेशियन रीजन. जितना भी ये यूरेशियन रीजन है, इस पे चाइना अपना कंट्रोल करना चाह रहा है. नाउ ही इज सीइंग, द चाइना इज सीइंग दैट नाउअडेज this is not going to work for the long run. So now what is doing, it is actually creating a sort of continental dilemma, and China is actually trying to come and show interest towards the Indo-Pacific region. So ये जो region है ना guys, sorry एक मिनट, ये region, ये Indo-Pacific region पे interest अपना show कर रहा है. क्यों? I'll tell you. हम लोग अगर देखें, इफ आई टॉक अबाउट द करंट जियो पॉलिटिक्स, सो चाइना इज बेसिकली ट्राइंग टू, आई वुड से चाइना इज बेसिकली ट्राइंग टू कवर इंडिया. वो कवर यहाँ से भी कर रहा है, बिकॉज इफ यू नो श्रीलंका में देयर इज अ पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पे उसने पोर्ट ले रखा है फॉर द ईयर ऑफ 100 ईयर्स. उसके इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में भी है, उसके इन्वेस्टमेंट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी हैं, उसके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे वियतनाम में भी हैं. तो आप ये देखिए, और हाँ उसके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी हैं, एज यू गाइज नो अबाउट इट. सो एक तरह से ये मतलब पूरे इस रीजन को ये कवर कर रहा है. एंड देयर इज अ सेइंग, एक्चुअली आई वाज रीडिंग अ बुक, सो उसमें ये चीज़ लिखी थी दैट इन द अपकमिंग वर्ल्ड, इन द अपकमिंग टाइम, the person or the nation who will rule the maritime will rule the world. Because अब आप देखिए कि कंटिनेंट्स में उतनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रही है जितना हम इंटरेस्ट अपना ओशन रीजन में दिखा रहे हैं, जितना हम अपना इंटरेस्ट मैरीटाइम रीजन में शो कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये कि अगर एक तरह से देखा जाए तो चाइना हम लोग को कवर कर रहा है यहाँ से. इसीलिए इसी चीज़ सबको देखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है विच इज BJI, ताकि एक तरह से वो चीज़ कन्फ्लिक्ट ना हो, एक तरह से वो चीज़ नेग्लेक्ट हो जाए. ठीक है, एक तरह से वो चीज़ इक्विलिब्रियम में आ जाए. ठीक है. नाउ द रीजन कंप्राइजिंग इंडियाज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, is undergoing dramatic change. It has overcome several, but not all, security challenges and is now heading toward economic development, as we have already mentioned. Political changes have been helpful, so is the extensive web of the linkages. Besides, Japan has emerged as a significant development partner for both India and Bangladesh. The third India-Japan intellectual dialogue, most important. This is what I was talking about. So this could come in your exam. So if you have pen paper handy, you can make your notes. The third India-Japan intellectual dialogue which has happened
April 11 से April 12, hosted by the Asian Confluence in Agartala, which is ASCON. So you can be asked in the examination that where the third India-Japan intellectual dialogue happened. So it happened in Agartala, ASCON. So was an ideal opportunity to assess. Now यहाँ से आ रहा है मेन आपका इसका definition BGI का. To assess the evolving thinking of experts and policymakers. क्या चीज करने के लिए? Bringing the troika of Bangladesh, India, Japan closure. And as we know that once these three countries will join together, हमारे cultural backgrounds इतने अच्छे हैं, हम लोग के relations इतने अच्छे हैं इन सारे countries से, that if we all come together, then definitely we can win the power. Now, let's move on to our next slide. And keep on making notes, guys, because whatever I'm speaking right now, this is not I have written over here, so you have to make your notes using your pen. Now, let's see. The Northeast, as I already mentioned, is blessed with vast natural resources. हमने ये cover कर लिया already. Its strategic location sharing borders with Nepal, Bhutan, China, Bangladesh and Myanmar is an asset. Why? We have already mentioned about the petroleum products, gas and natural resources. So this place is basically a gift from the nature to India, that it has so many natural products that we can harness it for our future purpose. Creating value chains, that means यहाँ पे trade की बात हो रही है. Creating value chains and manufacturing products demand should encompass diverse sectors such as agro-processing, man-made fibers, handcrafts, assembly of two-wheelers, and perhaps mobile phones and pharmaceuticals. The population with its good education already excels in the service sectors. The population which has good education can excel in the service sectors, drawing what? Drawing the potential investor attention. We have just talked about Apple Store. क्यों ओपन हुआ था, किस लिए ओपन हुआ था, क्या रीजन था उसका ओपन होने का. सो आप देखिए कि कनेक्टिविटी हो रही है, टॉपिक्स का लिंक हो रहा है. GS2 से हम लोग GS3 की बात कर रहे हैं, ठीक है. सो विल ट्राई टू कनेक्ट द टॉपिक्स एज मच एज वी कैन. नाउ if I talk about the connectivity issue, so include the BRI project. Now we have already mentioned this thing that BRI को हमने कैसे भी link किया with the term continental dilemma. We have already talked about this topic. Quad, most important topic. Quad में क्या क्या आता है आप बताओ. आपका आता है इंडिया, जापान, US and Australia. ठीक है. Now if we talk about this, so क्वाड का भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से कंसेप्ट है वो सेम है एज ऑफ BRI. The core objectives of the Quad is to secure a rules-based global order, liberating trading system and freedom of navigation. It seeks to contain a rising China and work against its predatory trade and economic policies. Plus, we have been seeing this term AUKUS. So देखिए guys, यहाँ पे 3-4 terms आ गई है. Try to focus.
ऑकस में कितनी कंट्रीज है हमारी ऑकस में है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्राइलैटरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज ऑल्सो अ ट्राइलैटरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नाउ अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नीड क्या है, हमें क्यों क्वाड चाहिए, हमें क्यों ऑकस चाहिए. सी गाइस, द मेन रीजन इज दैट हम लोगों को मैरीटाइम एग्रेशन को कन्फ्लिक्ट करने से रोकना है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट गो आई वुड से. एंड सेकंड इज द to have an innocent passage and to have a free and fair trade agreement and trade passage. Why? Because more than 85%, I would say more than 85% of the global trade happens via your Indo-Pacific region. So if by any chance, God forbid, if by any chance, if any country XYZ, any country, you know, tries to have power over the maritime region, so ultimately it will affect the 85% of global trade. So in order to counter that thing, we are having these organizations or these trilateral groups. So क्वाड हो गया आपका, ऑकस हो गया, BRI हो गया, इन सब का मेन मोटिव यही है टू वर्क टुगेदर, to work in group, to have a better prospect and better future in terms of maritime region. Now, counters the aggressions in Indo-Pacific, I already explained you, and ensure security and easy passage of trade. This region is crucial as it accounts more than 50%, sorry, it should be more than 85%, not 50%. More than 85% of global trade in the Indo-Pacific. This move will make this region more feasible and go visit more tourism. क्या मतलब है कि अगर ये रीजन जो हमारा इंडो-पैसिफिक रीजन है, इंडो-पैसिफिक मतलब कि लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट. सो दिस इज द इंडो-पैसिफिक रीजन गाइज. सी हाँ, from this region to this region, this is your Indo-Pacific region. यहां पे more than 85% ट्रेड होता है. So ultimately this region becomes most strategic region. If I talk about tourism, we have Maldives over here. You all know Maldives is a tourist destination, I would say, है ना. So we have tourism as well. We have employment as well. How employment? Because all of the coastal nations, I would say, for example Australia, आपका वियतनाम, इंडोनेशिया, फिर आपका मालदीव्स, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं ये सब फिशरीज पे डिपेंड बहुत करते हैं. सो फिशरीज मार्केट और प्रोडक्शन. सो इन सब रीजंस की वजह से ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड के मामले में, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स. ठीक है, XYZ. जस्ट इमेजिन कि कोई बड़ा सा टैंकर जा रहा है, ठीक है, मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल लेकर, और मलक्का स्ट्रेट में, मलक्का स्ट्रेट आपको यहाँ पड़ेगा, मलक्का स्ट्रेट में यहाँ पे किसी भी कंट्री XYZ ने, किसी भी कंट्री ने रोक लिया. सो ग्लोबल ट्रेड एक तरह से रुक सकता है. आप देखिए, अगर कोई कंट्री यहाँ से आ रही है ट्रेड करने के लिए, ये आसान पड़ेगा, या फिर जो यहाँ से वो आसान पड़ेगा? ऑब्वियसली ये पड़ेगा उसको आसान, क्योंकि यहाँ से टाइम ड्यूरेशन कम लग रहा है, यहाँ से जो फ्यूल है वो कम लग रहा है. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ट्राइज टू डू ट्रेड वाया मलक्का स्ट्रेट. ठीक है. सो अल्टीमेटली मलक्का स्ट्रेट becomes really important in terms of trade, and that is the main reason we need to have a healthy relationship with our neighboring countries, and we need to have and we need to ensure that there is a healthy passage
an innocent passage in this region. Why? To have a better trade. To have a better trade. Now, so आप ये देखिए, हम बांग्लादेश, जापान, इंडिया को पढ़ रहे थे एंड हम ट्रेड पे आ गए. So that is how we need to link our topics. Next topic of the day, the European Union's new crypto legislation, cryptocurrency. The European Union's new crypto legislation. Now, the European Parliament, अच्छा, EU में कितने होते हैं members? You all know, they are 27 countries. ठीक है? In the comment section, name the largest and the smallest European Union country. Name it. Chalo, I'll name the smallest one. It is Malta. Now name the largest one. ठीक है? Now, has approved the world's first set of comprehensive rules to bring largely unregulated cryptocurrency markets under the ambit of regulation by government authorities. The regulation called the Markets in Crypto Assets, MICA. Now, if you have seen in 2020 or I would say 2021, UPSC में क्वेश्चन आया था about ACE2 receptors. अब किसी ने अगर ढंग से द हिंदू को फॉलो किया होगा ना, तो ही और शी विल बी एबल टू टेल दिस थिंग कि ये रिसेप्टर एक्चुअली में होता क्या है. सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द वैक्सीन एंड कोविड. ठीक है. सिमिलरली यू कैन बी गिवन इन द एग्जाम व्हाट इज माइका. व्हाट इज माइका? ऑप्शन दिए होंगे. ऑप्शन ए आपका रहेगा इट इज अ वायरस. ऑप्शन बी रहेगा इट इज प्रोजेक्ट बाय नासा. ऑप्शन सी रहेगा कुछ भी दिया होगा. ऑप्शन डी रहेगा आपका इट इज अ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन. सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा. सो कहने की बात ये यू शुड नो दैट पेपर में क्या दिया हुआ है. ठीक है, ऐसे नहीं कि ठीक है न्यू क्रिप्टो आया हुआ है, न्यूज़ पढ़ लिया, ऊपर से नहीं. वी नीड टू गो थ्रू दी लाइन्स. सो माइका मतलब क्या है? मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स विल कम इन टू फोर्स हैविंग अ comprehensive framework like MICA for 27 countries in the Europe not only harmonizes the crypto industry but also gives the European Union a competitive edge in its growth as compared to US or UK. So यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक नया मार्केट ओपन कर रहा है फॉर इट्स क्रिप्टो लेजिस्लेशन एंड it wants to surpass the economies such as UK and US because मैं अगर कहूँ तो आज की डेट तक अभी कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसने गवर्नमेंट लेवल पर किसी ने ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन लाया हो. सो एंड अल्टीमेटली इफ दिस बिकम्स ट्रू, सो बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आएंगे एंड इवेंचुअली इट विल बी अ मार्केट बूम इन द यूरोपियन यूनियन. The MICA, the full form we have already discussed, legislation will apply to the crypto assets. So MICA is linked to your crypto assets. It is not a virus, it is not a project, it is a crypto asset. Mark my words. Defined as a digital representation of a value or a right that uses cryptography for security and is in the form of coin or token. So it would be in a coin or a token or any digital medium.
सो बेसिकली यहाँ पे आपका कंटेंट निकल के आता है माइका। माइका बहुत इंपॉर्टेंट है। माइका इज लिंक्ड टू योर क्रिप्टो एसेट्स। माइका क्या होता है? माइका इज मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स। ये क्या चीज है? बेसिकली रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ये चीज अप्रूव की है कि it will bring the largely unrelated cryptocurrency markets under the ambit of government. So eventually it will be a good opportunity for European nations. Let's look on to the next slide. Most important. Does India has this regulation or not? So we'll try to understand how crypto regulated in India. This could come under your GS3 as a part of your economy. And for various exams, the question might come that what is cryptocurrency or how cryptocurrency works. ठीक है? Now, India is yet, that means it has not, but India is yet to have a comprehensive regulatory framework for crypto assets. Draft legislation on the same is reportedly in the works. The Indian government, the Indian government has taken certain steps to bring cryptocurrencies under the ambit of specific authorities and taxation. In the union budget, most important, in the union budget of 2022, the Honorable Finance Minister said that cryptocurrency trading in India has seen as a phenomenal increase and imposed how much? 30% tax on income from the transfer of any virtual digital asset. For example, if anyone is doing trading, and he or she has got the profit of ₹100, so over 100 rupees he or she has to pay 30 rupees of tax. ठीक है, रेस्ट उसकी रहेगी अपनी अर्निंग. सो 30% इसका बेसिकली टैक्स है. 30% इज द टैक्स विच द ट्रेडर और द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर हैज टू पे. नाउ लेट्स लुक ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Lockbit I'm sorry, Lockbit ransomware. Okay, what is ransomware? Comment section में write down and give me the answer. What is ransomware? Give me in the comment section. And trust me, guys, in the next class I will be taking up few of the nice comments from our YouTube channel, जहाँ पे कि मैं स्क्रीन पे शो भी करने वाला हूँ कि किसका आंसर सबसे बेस्ट था. Now let's see. So basically Lockbit की अगर मैं बात करूँ, so it is a trap. Basically what happens कि एक तरह से जो साइबर हैकर्स होते हैं, they use this as a virus in order to decrypt the files from victims device, एंड इसके बाद वो उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक हो गया. नाउ हाउ टू गेट द एक्सेस ऑफ इट? पे करो, एक्सेस ले लो. पे एंड गेट द एक्सेस. पे की बात आती है तो द हैकर विल बी आस्किंग इन क्रिप्टो और इन द डॉलर और इन एनी फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज कमिंग एज अ बिजनेस मॉडल. ठीक है, विच इज नॉट अ फेयर प्रैक्टिस, आई वुड से. ठीक है. So in September 2019 and dubbed as ABCD virus. What is ABCD virus?
लॉक बिट की बारे में बात हो रही है यहाँ पर. ड्यू टू द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड व्हेन एनक्रिप्टिंग विक्टिम्स फाइल, द लॉक बिट ransomware is designed to infiltrate victim system and encrypt important files. The virus now is categorized as a cryptovirus due to what? Due to requests for payment in cryptocurrencies and decrypt the files which we have taught right now into the victim's device of victims who refuse to meet their demands as a part of their unfair practices. So 2019-20 में एक ransomware WannaCry करके एक आया था वायरस, if you remember, ransomware WannaCry करके आया था. इसमें भी ये चीज सेम थी कि the hacker used to put the virus into the victim's system and from there it used to access the important files, and if anyone wants to have the access of those files, then he or she has to pay for that. So this is the example. The WannaCry was the example of crypto virus. The ransomware क्या करता है ये? The ransomware is therefore typically deployed against victims who feel hindered enough by the disruption to pay heavy sums in exchange for access to the files. And this gang actually asks for heavy transaction for the Lockbit ransomware, and this is actually present and maintained in the dark web. So the internet which we are using right now, this is not dark web, guys, this is a normal web. So what you and I are seeing, it is only the, I would say, less than 10%. More than 90% is in the dark web, and dark web में बहुत सारी illegal चीज़ें भी होती हैं. So जितने भी आपके वायरसेस हैं, जितने भी आपके साइबर थ्रेट्स हैं, साइबर इश्यूज हैं, वो सारे आपके डार्क वेब में होते हैं. So are we clear till here that what is Lockbit ransomware? It is nothing but it is a crypto virus. It is a crypto virus. Now some of the miscellaneous topics of the day. So हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस कि हम लोग अपने YouTube चैनल में जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, जो भी डे डे लाइफ में टॉपिक्स चल रहे हैं, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे. फॉर एग्जाम्पल de-dollarization. I was reading the newspaper day before yesterday and I got to know about this topic. Let's see. De-dollarization refers to the countries reducing reliance on the US dollar as a reserve currency. हम लोग जानते हैं कि डॉलर जो है अभी बहुत राइज कर रहा है, ठीक है. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्केट मोनोपोली. मार्केट मोनोपोली, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस टॉपिक. मार्केट मोनोपोली. If anyone has the market monopoly, then the person or the organization or the nation can mold the things in their own will. इसीलिए कहते हैं कि competition is always required. The competition is always required. क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि डॉलर पे हर कोई निर्भर कर गया, सो डॉलर की मोनोपोली बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव अ सेपरेट ट्रांजैक्शन मीडियम or the medium of exchange. Some of the factors supposedly indicating a shift towards de-dollarization are the US dollar has depreciated against most major economies and has declined by more than 10% in the past 6 months against euro. Now, if I give you a question, okay, just write down in the comment section, guys, that
the dollar, the value of dollar, ठीक है, the value of dollar is increasing, or in the trend it has been seen it is increasing. Is it true or false? It's false. Why? Because हम देख रहे हैं past 6 months से there is a decline of 10% in the dollar euro, in the dollar versus euro, ठीक है, dollar versus euro. Now let's see कि that is due to this reason, due to the growth expectations favoring the EU. We have already talked about the European Union legislation, right, regarding the crypto assets, right? So just see हम लोग टॉपिक्स कैसे लिंक कर रहे हैं. अभी हम टॉपिक पढ़ा ये वाला, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ड्यू टू द ग्रोथ एक्सपेक्टेशन फेवरिंग द EU. सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अभी अपना लेजिस्लेशन निकाला है कि इट विल गिव दैट इट्स गवर्नमेंट विल गिव काइंड ऑफ अथॉरिटी to recognize the cryptocurrency. So एक ये भी रीजन इसमें एड ऑन हो जाता है व्हाई मोस्ट ऑफ द नेशंस आर प्रेफरिंग यूरोपियन यूनियन ओवर अदर नेशंस. ऑल्सो एक और बहुत 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 बड़ा रीजन है गाइस, दैट इज कंपनी टैक्स, ठीक है, और आई वुड से द कॉर्पोरेट टैक्स. Corporate tax, अच्छा, give me in the comment section what is the corporate tax, what is the corporate tax in India as of 2023 कितना है? So European Union में corporate tax बहुत कम है, by virtue of which the huge tech giant companies Apple, Google, Microsoft, ठीक है, Havels, इन सारी कंपनी, इवन Amazon, इन सारी कंपनीज के ये कंट्रीज टैक्स हेवन है, बिकॉज यहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ता है इन सारी कंट्रीज को. सो दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फेवरिंग टुवर्ड्स यूरो. एंड व्हेन दे विल फेवर फॉर द यूरो, व्हाट विल हैपन? द यूरो विल गो अप एंड de-dollarization will takes place. That means the value of dollar will decrease then. ठीक है, this is the concept. Now if we talk about our India, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, if I talk about India, so India's rupee status around the world, for example, Russia recently has agreed to deal in Indian rupee. Moreover, Philippines, the Southeast nation, ठीक है, Philippines has recently ordered some of the arms and ammunition from India. So इससे क्या होगा? इससे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी. इंडिया की इकोनॉमी जब ग्रो करेगी, सो ऑब्वियस सी बात है जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करेगी इन फ्यूचर. इट विल appreciate in the future. And moreover, we have seen this in the news that India's rise in the UPI payment method globally, it will make India a powerful economic nation in terms of monetary value and payment method. And this, अगर ये चीज आगे बढ़ी, ठीक है, so this will prove in the internationalization of rupees. And trust me students, if internationalization of rupees will happen, then our economy will grow ahead. So for example, हम लोग डॉलर में ट्रेड ना करके, हम लोग डॉलर में पेमेंट ना करके, what if we are paying in rupees? So what will happen? First, the dependency on the dollar will decrease, ठीक है,
हमारा जो रुपी है वो मार्केट में ज़्यादा फ्लो होगा, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज होंगे, और दूसरी XYZ जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनके रिजर्व्स में इंडियन रुपीस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, एंड इवेंचुअली हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री की जो पावर है, हमारा जो इंडियन करेंसी है वो भी ग्रो करेगा. So that is the internationalization of rupees. That was the internationalization of rupees. So let's move on to our next slide. Next hot topic of the day. Topic number 2. This is the debate over disqualification. See, our main motive to teach on this YouTube channel is not to take you towards the all the masala, all the news. Nahi. We will try to figure out, we will try to read more about the actual knowledge. What I mean by actual knowledge is that, for example, आपने सुना होगा न्यूज़ कि चीताज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. नाउ किस प्लेन से आया, लोग वो पढ़ने बैठ जाते हैं. कहाँ से आया तो इम्पॉर्टेंट है ही, खैर किस प्लेन से आया, कहाँ लैंड किया, कौन सा प्लेन था, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. कूनो नेशनल पार्क इज इम्पॉर्टेंट हियर, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका. फिर आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि चीता का क्या उसमें डेजिग्नेशन है, ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसका क्या, इसकी वो है, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है. सो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिमिलरली we will not name any person in this topic, but we will try to understand कि डिस्क्वालिफिकेशन होने से क्या होता है और डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होता है, ठीक है. XYZ किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो क्यों होता है, क्या क्या प्रोविजंस हैं. लेट्स हैव अ लुक. सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस sorry, the provision for disqualification is given in Article 102 of the Constitution of India. It specifies that a person shall be disqualified for contesting elections and being a member of parliament under certain conditions. If he holds, first point, if he holds any profit office under the union or state government, except that of a minister or any other office exempted by the Parliament of India. And the person might be disqualified if he or she is declared unsound by the apex court, or by any court of India. If he is an undischarged insolvent, that means if he or she has any proceedings, so that will be the one of the reasons by virtue of which the member of parliament will be disqualified. If he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state, that means if anyone is not a citizen of India, if anyone is not a member if anyone is not a citizen of India, and even after that he or she tries to be under this member of parliament, so he or she will be disqualified. Now, Article 102 also authorizes the parliament to make laws determining conditions of disqualification. The question of disqualification under the 10th schedule is decided by the chairman in the case of Rajya Sabha and the speaker in the case of Lok Sabha. So यहाँ पे दोनों चीजें हैं. राज्यसभा के चेयरमैन, the honorable chairman of Rajya Sabha and the honorable speaker
of the Lok Sabha. Okay, tell me in the comment section what is the article. What is the article for Lok Sabha Speaker? What is the article for Lok Sabha Speaker? So I'll give you a hint. It falls between 80 to 98 आर्टिकल के बीच में है. आप मुझे बताओ कौन सा है इसमें सही है. So under 10th schedule, it is decided either by the Rajya Sabha chairman or the Lok Sabha speaker, and not by the President of India. So the Honorable President of India will not decide that whether the member of parliament has to be disqualified or not. It is what? It is either the Honorable Chairman of Rajya Sabha or Honorable Speaker of the Lok Sabha. And whatever decision has been taken by the Honorable Chairman of Rajya Sabha and Honorable Speaker of the Rajya Sabha, these decisions are in the purview of judicial review. That means it can be questioned in the court of law. ठीक है, ये चीज क्वेश्चन हो सकती है कोर्ट में. Next topic. Okay, there are a few more slides. Let's cover that as well. Here are two questions for you. Try to answer these questions in the comment section. Please have a look of these two questions first. And if possible, then please take a screenshot as well. Now, you need to answer me these two questions. With reference to the anti-defection law, जो हमने just अभी पढ़ा, in India, consider the following statements. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. This is your statement number 1. This is your statement number 2. So you have to tell me which statement is right. Is it 1? Is it only 2? Is it both? Or it is neither of them? The next question. Which of the following schedules of the Indian Constitution contains provisions regarding the anti-defection law? So I think we have just read about this topic in our slides. So is it second schedule? Is it 5th? Is it 8th? Or is it 10th? So answer this in the comment section below. And in my next class, I would be more than happy to take your comments. And जो भी best answer रहेगा, best comment रहेगा, मेरी team उसको यहाँ पे outcast करेगी and will give a shout out. Now, at last but not the least, there are some important places in news in the 24th April current affairs plus mapping. So you have to make notes, you have to find out the important rivers in Bangladesh. हमने अभी BJ पढ़ा था ना, बांग्लादेश, जापान, इंडिया, ठीक है. सो इस टॉपिक की वजह से बांग्लादेश में जितनी भी important rivers है, जैसे कि जमुना हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, जितनी भी रिवर्स हैं आपको उन सब के नोट्स बनाने हैं. मेक अ नोट्स ऑफ ऑल दोज रिवर्स फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट एंड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट्स दे पास. So this is the topic which you have to do. Next is northeastern region of the India. So मेरे ख्याल से मैं आपको ये टॉपिक ऑलरेडी होमवर्क में दिया हुआ है पिछले स्लाइड्स में.
कि you have to name the seven sisters, name the seven sisters and write down the folk dance of these states, यूरोपियन नेशंस में कितने कंट्रीज आते हैं, यू हैव टू नेम इट. कंट्रीज बॉर्डर शेयरिंग विथ यूक्रेन, बिकॉज पेपर में यूक्रेन का भी जिक्र था, बट यूक्रेन में वही चीज़ है, यूक्रेन रशिया का जो एग्रेशन पिछले 1 साल से चला आ रहा है. सो you and I both know about this topic, right? So we won't be going much into this in detail. Rather than that, we'll be focusing on the mapping aspect, because in examination you can be asked that is Poland a country which shares the boundary with Ukraine or not. So ऐसे questions आपके examination में आएंगे. So try to write in your notepad the countries which shares border with Ukraine and the largest and the smallest European nation. You have to name it. ठीक है? Once again, in the comment section below, just write down Indo-Pacific region में how the Indian government can make its presence more pronounced, so that we can counter any nation's aggression. You have to answer in 100 words. And once again, जिसका भी answer best होगा, I'll be posting this in our next upcoming sessions. Alright guys, so this was all about the topic, and by this we come to the end of our current affairs session for 24th April 2023. So kindly hit like button and share it with your friends, and let us know in the comment section below how much you like this video. Or on daily basis we will try to cover current affairs on daily basis. ठीक है? संडे को भी विल ट्राई टू कवर. वाई? बिकॉज संडे का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है द हिंदू का. इसमें आपके साइंस एंड टेक के मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइस. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जेम्स वेबर टेलीस्कोप, ठीक है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है? द हिंदू से लिया गया है. एंड इफ एनीवन is following the Hindu honestly for 2 years, then I can make sure that उसका साइंस टेक का पोर्शन कहीं नहीं गया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, साइंस टेक के जितने भी जाते हैं. ठीक है? एंड आप लोग का रिस्पॉन्स अगर बहुत अच्छा रहा, सो विल ट्राई टू हैव अ लाइव सेशंस एज वेल इन आवर अपकमिंग क्लासेस. विल ट्राई टू हैव लाइव क्लासेस. ठीक है? एंड जस्ट लेट अस नो अबाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ वाज द वीडियो. ठीक है? एंड मेक श्योर यू आर कमेंटिंग ऑल दोज आंसर्स एज वेल. सो सी या गाइस, टेक केयर. विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय एंड थैंक यू सो मच.